आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं अपनी जर्नी गंगा डॉल्फिन के साथ जो हुआ है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ था, रिमोट विलेज में, जहाँ से मैं +2 तक की शिक्षा अपने गांव से ही लिया हूँ। और वो ज़माना था बेयरफुट ही, किसी के पास में कुछ नहीं होते थे साधन। उसके बाद मौका पहली बार मुझे मिला गंगा डॉल्फिन देखने का जब मैं 7 वर्ष का था और हमारी ग्रैंड मदर का अंतिम संस्कार के लिए गंगा के किनारे गए थे, जबकि हमारा गांव गंगा से करीब 70 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी लोग गंगा किनारे ही करते थे दाह संस्कार। तो देखा कि सितंबर का महीना है, गंगा फ्लडेड है और गंगा में कुछ काले काले जानवर निकलते हैं पानी से और तुरंत चले जाते हैं अंदर। ऐसे आते हैं तुरंत चले जाते हैं, विदिन सेकेंड्स, लेस देन सेकेंड। तो फिर मैंने लोगों से पूछा कि ये क्या है। तो हमारे जो गांव के लोग थे उन्होंने कहा कि अरे सोंस घड़ियाल है, पकड़ लेगा, मत जाओ गंगा में। इस तरह के 2-3 अवसर आए। उसके बाद रिसर्च नहीं किया था, न कोई लेबोरेटरी था, न हमारे पास लिटरेचर थे, न कोई एक्सपर्ट टीचर थे। तो लोगों ने कहा कि क्यों जिद कर रहे हो गंगा पर करने के लिए, किसी और सब्जेक्ट को चुन लो। मैंने कहा किसी को तो शुरू करना होगा, तो मैं ही क्यों नहीं शुरू करूं। और जब मैं गंगा पर शुरू किया अपना काम तो कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो नदी में जाने के लिए फिशिंग बोट जो होता है, मछुआरों का छोटे छोटे से नाव होती हैं, उसको लेकर मछुआरों के साथ मैं गंगा में गया और उनसे मैंने कहा कि मैं बचपन से देख रहा हूं सोंस को, इसकी संख्या घटते क्यों जा रही है। तो उन्होंने कहा कि आप जानते हैं क्या है, ये बच्चा देती है, बच्चे को दूध भी पिलाती है। तो पानी में बच्चा देती है और पानी में दूध भी पिलाती है। बहुत उत्सुकता हुई, बहुत आश्चर्य हुआ। तो फिर कहा कि हाँ, ये मैं सच्चा बता रहा हूँ। तो फिर हमने कहा कि संख्या क्यों घट गई। उन लोगों ने कहा कि हम लोग मारते हैं इसको। क्यों मारते हो, खाते हो क्या। नहीं, खाते नहीं हैं। इसके शरीर में चर्बी होता है, फैट का लेयर होता है, उससे तेल निकालते हैं और उस तेल को मछली के चारा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, फिश अट्रैक्टेंट। फिर तो मेरे दिमाग में आया कि गंगा पर तो बाकी चीज़ों का रिसर्च तो मैं कर लूँगा, लेकिन ये जो एक एनिमल है ये तो बचेगा ही नहीं, ख़त्म हो जाएगा जिस तरह से किलिंग हो रही है। तो मैंने डिसाइड किया कि गंगा के सोंस का संरक्षण भी करूँगा। लेकिन न तो कहीं लिटरेचर था, न कहीं कुछ जानकारी है। तो मछुआरों से जितना सीख सका तो सीखा। मैंने शुरू किया सबसे पहला काम कि कहाँ कहाँ ये मिलता है पूरे गंगा बेसिन में, क्योंकि गंगा डॉल्फिन कभी समुद्र में नहीं जाता है, इट नेवर एंटर सी। हालांकि एक बार ऐसा हुआ है कि वो जब बरसात के महीने में सैलिनिटी घट जाती है तो गंगा सागर से आकर के फिर उड़ीसा के एक बूढ़ा बलंग रिवर में भी घुस गया था। तो ऐसा एक आधी बार कभी हुआ है, अदरवाइज केवल फ्रेश वाटर में ही मिलता है। तो मैंने इसके सोंस के संरक्षण के लिए पहला चीज़ ये जानना चाहा कि डिस्ट्रीब्यूशन रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक है। और बिलीव मी कि हरिद्वार से गंगा सागर तक की यात्रा, जो कि शायद 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होता है, वो इस फिशिंग बोट पर मैं करता रहा। फिर गंगा के जितने सहायक नदियाँ थीं, चाहे वो नेपाल की नदियाँ हों, उत्तर प्रदेश की नदियाँ हों, बिहार की नदियाँ हों, बंगाल की नदियाँ हों, ब्रह्मपुत्र में भी किया हमने, चूँकि ब्रह्मपुत्र में भी मिलता है, पार्ट ऑफ बांग्लादेश में भी किया इस काम को। तो सरफेसिंग दिखता था इस तरह के, आप अगर देखें तो इस तरह के डॉल्फिन का सरफेसिंग। और ये कभी समूह में नहीं रहता है, समुद्र का डॉल्फिन हमेशा ग्रुप में रहता है। चिल्का में भी आप देखेंगे तो ग्रुप में मिलेगा। चिल्का की डॉल्फिन फ्रेश वाटर डॉल्फिन नहीं है, लेकिन गंगा डॉल्फिन हमेशा अकेले रहती है। और 10 साल के बाद सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है। 9 महीना माँ बच्चे को गर्भ में रखती है, उसके बाद वो 6 महीने तक दूध पिलाती है और 6 महीने के बाद सॉफ्ट फूड खाना सिखाती है। तो ये गंगा डॉल्फिन का जब सारा जानकारी लेने लगे तो साथ साथ में गंगा के एनाटोमी को भी थोड़ा देखने को कोशिश किया। तो ये अंधी है, यही एक डॉल्फिन है दुनिया में जो ब्लाइंड है, क्योंकि इसके आँख में लेंस नहीं है। कभी होता था, अब नहीं है। रेटाइना वेस्टिजियल फॉर्म में बचा हुआ है। तो आप देखें इसमें कि इसमें इस तरह के
प्रोजेक्शंस हैं बोन के, वो आवाज़ कैच करने के लिए है। इको लोकेशन से इसकी ज़िंदगी चलती है। और यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि पूरे दुनिया में जितने भी व्हेल, डॉल्फिन और पॉइजेज मिलते हैं, मोस्ट एंशियंट सर्वाइविंग डॉल्फिन यही है। मोस्ट एंशियंट, 20 लाख वर्ष से ज़्यादा से ये सर्वाइव कर रहा है गंगा में। इसके बाद अगर देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मैप फिर मुझे मिला कब, मुझे जानकारी मिली कि 1879 में एक ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर जॉन एंडरसन ने इसकी हिस्टोलॉजी और एनाटॉमी केवल किया था। यह भी जानकारी आकर के मिला मुझे लगभग 1990 के आसपास में। उसमें देखा कि ये मैप दिया है डिस्ट्रीब्यूशन का, और हम इतना सर्वे कर चुके थे तो फिर अपना मैप भी हमने ये बनाया कि वर्तमान में ये स्थिति है। यानी कई जगह से तो खत्म हो गया है, कई जगह से काफ़ी कम हो गए हैं, और कई जगह कुछ बचा हुआ है अभी। अब इसके बाद से आप ये देखें कि इस कैटेगरी में आता है, एंडेंजर कैटेगरी में आ रहा है ये। हमारे यहाँ इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी मिला हुआ था प्रोटेक्शन, लेकिन कोई जानकारी ही नहीं किसी के पास था कि ये डॉल्फिन है। इसके बाद आप ये देखें कि इस तरह के शिकार किया जा रहा था उसका। केवल शिकार जान के ही नहीं करते थे, कभी वो मोनोफिलामेंट गिल नेट में, नायलॉन का गिल नेट होता है उसमें फंस करके भी मर जाता था, क्योंकि सांस लेने के लिए इसको हर एक 30 सेकंड से लेकर के और 3 मिनट के अंदर में एक बार बाहर आना है। कैन यू इमेजिन कि इसकी आयु भी हमने देखा वो करीब 45 साल तक जीती है, लेकिन पूरे जिंदगी में केवल 10 सेकंड से 3 मिनट के अंदर में इसको सांस लेने के लिए ऊपर आना ही आना है। थकता क्यों नहीं है? कई तरह के सवाल मन में आते थे। और जब मैं सर्वे कर रहा था उस समय भी इस तरह की स्थिति, ये तो फोटोग्राफ बांग्लादेश का है कि जितनी मछली मारा जा रहा है इस डॉल्फिन की कहीं जगह ही नहीं है, लेकिन फिर भी डॉल्फिन सरवाइव कर रहा है। इस तरह के देखें आप, जाल में फंस करके ये डॉल्फिन मरता है, जो नायलॉन का मैं गिल नेट की बात कह रहा था। उसके बाद से ये जो मछुआरे मछली मारते हैं तो इसके बॉडी में 30% फैट है, जो कि स्किन के नीचे में 5 से 6 सेंटीमीटर मोटा फैट का लेयर होता है। उसी से ये तेल निकालते हैं और उस तेल का इस्तेमाल बेट के रूप में करते हैं। टॉक्सिक केमिकल आ गए हैं बॉडी में इसके, क्योंकि टॉक्सिक केमिकल इसके दूध में भी है, टॉक्सिक केमिकल इसके बॉडी में भी है, और मोस्टली कार्सिनोजेनिक कंपाउंड हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स। तो कंजर्वेशन के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करने की जरूरत होती है आप देख सकते हैं। यहाँ इतने तरह के एक्शन की जरूरत है और लगभग हर एक्शन किया है हमने। फिर अवेयरनेस कैंपेन चलाया मैंने, क्योंकि बिना अवेयरनेस कैंपेन के तो आम आदमी को भी नहीं पता होता, स्टूडेंट को भी नहीं पता होता, सरकार को भी नहीं पता होता। 4 मॉड्यूल हमने बनाया अवेयरनेस कैंपेन का। एक तो फिशरमैन के लिए था और उनके बच्चों के लिए था, प्लस स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए था, फिर पॉलिसी मेकर्स के लिए भी था, पॉलिटिशियन के लिए, और एग्जीक्यूटिव्स के लिए भी था। जितने भी हमारे ये IAS और अदर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारा देश में ये हो क्या रहा है। उन सबों के बीच में अवेयरनेस कैंपेन में चलाता रहा। फिर अब देखें कि सर्वे का काम, ये इस तरह से छोटी सी बोट पर मैं हजार किलोमीटर तक की यात्रा, और रात में बालू पर टेंट गाड़ के सोना, स्टोव में खुद से खाना पकाना, और जो हमारे साथ में रिसर्च स्कॉलर्स होते थे या फिशरमैन होते थे वो सब की मदद से मैं ये काम करता रहा। कभी होटल में नहीं गया, शहर में नहीं रुका, कभी गांव में नहीं गया। इस क्रम में 4 बार डकैतों ने भी इंटरसेप्ट किया। AK-47 के नोक पर घंटों गुजारा हूँ। माँ गंगा के आशीर्वाद था कि बच गया हूँ। ऐसी परिस्थिति आई कि जब हमने कभी छोड़ा नहीं इस काम को, मुश्किल से वो पहली घटना 96 दिसंबर में घटी थी उत्तर प्रदेश में, और लास्ट घटना घटी थी 98 के अप्रैल में। उस 16 महीने के बाद फिर यही मैसेज गया डकैतों के पास भी कि क्यों पकड़ते हो, इन लोगों के पास कुछ रहता नहीं है, ये सब सोच घड़ियाल वाला है, केवल छोड़ दो इसको। मैंने अपना काम नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरी अपनी एक सोच है
कि जिसको जिस दिन मरना है उसके लिए स्थान और समय निश्चित है, तो मैं रोज नहीं मरना चाहता हूं। तो फिर इन स्थितियों से पार करते हुए फिर समय आता है कि आप ये देखें, रिसर्च के क्रम में मैं विदेश पहले नहीं गया, विदेश के लोग पहले हमारे यहाँ आना शुरू किए, और एक दो कंट्री नहीं, लगभग 35 कंट्री के लोग पटना जैसे जगह में आते रहे। एवरी क्वार्टर, ऑलमोस्ट हर 2-3 महीने पर एक टीम आती थी, और ये क्रम चला है 20 वर्ष तक। बीबीसी ने भी 13 सप्ताह तक आधे घंटे का वीकली प्रोग्राम चलाया हमारे काम पर। वर्ल्ड के सारे मीडिया ने कवरेज दिया है। पहली बार मैं तो विदेश गया 1994 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में लेक्चर देने के लिए, लेकिन 95 में हमारे काम को मीडिया ने हाईलाइट किया पेरिस में, और पेरिस का एक फिल्म मेकर जो कि खुद भी जर्नलिस्ट था, वो मेरे पास आता है, ढूंढते ढूंढते मुझे पटना पहुंचता है और ये कहता है कि मैं फिल्म बनाना चाहता हूं आपके काम के ऊपर में, लेकिन 1 महीने, 6 महीने, साल भर देख के नहीं बनाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि कितना पैशन है और कैसा मिशन है आपका। उसने 13 साल लगातार पीछा किया, हर साल आता था 1-1.5 महीने के लिए मेरे पास, और 95 से काम करते करते 2008 में डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया 52 मिनट्स का, जिसका नाम ही रखा था मिस्टर डॉल्फिन सिन्हा, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। और उसने फिर बाद में बताया, उसके बाद भी वो आता रहा, कोरोना काल में केवल नहीं आया है। उसने कहा कि आईफेल टावर के पास पेरिस में 3 साल वो फिल्म लगातार देखा गया है, लगातार चलाया गया है और चलता रहा वो। तो आप ये देख लें कि फिर इस काम के लिए जो कुछ भी एक सफलता भी मिलती है। एक तो देखें कि ये प्रोटेक्टेड एरिया है। मुझे एक चीज का ये भी पता लगा कि जब ये तेल से मार रहे हैं तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने कॉल दिया कि अगर हम इसका ऑल्टरनेटिव कुछ ढूंढ लें तो शायद मछुआरों की मछली भी मारने का काम हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन की जिंदगी बच जाएगी। यू कैनॉट इमेजिन कि मछली कभी भी मार्केट में आप भी खरीदते होंगे, भिसरा निकाल के बाहर फेंक देता है और बाकी मीट दे देता है। उस भिसरा में पेरिटोनियल फैट होता है, और उससे मैंने तेल निकाल करके 3 साल कंटिन्यूअसली 500 घंटे तक जब फील्ड ट्रायल किए तो पता लगा कि डॉल्फिन तेल से अच्छा ये रिजल्ट दे रहा है। इसको मैंने पब्लिश भी किया और बाद में मछुआरों के बीच में एक्सटेंशन प्रोग्राम के थ्रू पॉपुलराइज भी किया। आज मछुआरे इसको यूज कर रहे हैं। इसके बाद ये किलिंग ज़्यादा हो रही थी तो अखबारों में जब निकाले तो पटना हाईकोर्ट ने इसको एक्शन लिया, क्योंकि शेड्यूल 1 का एनिमल है और सरकार कुछ कर नहीं रही थी। तो जुडिशरी के एक्शन के बाद में फिर सरकार काफ़ी एक्टिव हुआ है, और ये एनिमल शेड्यूल 1 का एनिमल है। इस तरह के लोग, सरकार ने प्रचार प्रसार किया भी, काफ़ी एक्शन लिया उसने। एक बार ऐसी भी नौबत आ गई कि आज तक अपने देश में कभी भी किसी डॉल्फिन को एक जगह से पकड़ करके जिंदा निकाल करके दूसरे नदी में ट्रांसलोकेट नहीं किया गया था। लेकिन बंगाल में दामोदर नदी के वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में दामोदर के पास में एक डॉल्फिन फंस गई, क्योंकि वो बरसात के मौसम में चढ़ गई थी नदी में और लौटते समय गड्ढे पानी में रुक गई, बाकी वो कट ऑफ हो गया था पानी। बंगाल सरकार ने भारत सरकार से मदद मांगी। भारत सरकार ने कहा कि हमारे पास तो एक ही आदमी है, वो RK सिन्हा हैं पटना में। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया, मैं गया, और आप देख लीजिए कि किस तरह से नाव जोड़ करके और हैमॉक, कॉटन का हैमॉक से जाल से पकड़ करके उसको 7 घंटे तक, ये प्रेग्नेंट डॉल्फिन थी, इसको ट्रांसलोकेट करके भागीरथी नदी में सेफली ट्रांसलोकेट किए। वो पहला एक हिस्ट्री बना था अपने देश में। नाउ 2008 में मुझे मौका मिलता है कि गंगा को नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया। भारत सरकार 2009 में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनाई। चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं एक एक्सपर्ट मेंबर के रूप में उसमें रहा। 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर मेंबर थे, 5
चीफ मिनिस्टर मेंबर थे जहां से गंगा गुजरती थी। पहली मीटिंग हुई 5 अक्टूबर 2009 को, तो प्राइम मिनिस्टर निवास पर ही हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। मैंने उनसे कहा कि रिक्वेस्ट किया कि अभी तक तो पिछले 25-30 वर्षों से मैं झंडा लेके ढो रहा हूं डॉल्फिन बचाने के लिए। मैं चाहता हूं कि नेशन का देश आकर्षित हो ध्यान इस तरफ, तो आप इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दे दीजिए। वो इम्प्रेस हुए काफ़ी, उसी समय अनाउंस कर दिए, वर्ल्ड न्यूज बना। और मैं ये भी बड़ी खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि दुनिया का भारत पहला देश और इकलौता देश है जहां की रिवर डॉल्फिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। करना है, बहुत सारे नए नए स्पीशीज की खोज किया। और जैसा आपको बताया गया कि चिल्का में भी यहाँ डॉल्फिन के लिए मुझे 99 में ही चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रिक्वेस्ट किया, और उस रिक्वेस्ट के बाद मैं 6 साल तक काम किया हूँ चिल्का में। इस्टेब्लिश किया था मैं डॉल्फिन कंजर्वेशन का काम। हालांकि ये डॉल्फिन फैकल्टेटिव है, ये फ्रेश वाटर में भी मिलता है और मरीन में भी मिलता है। गंगा डॉल्फिन एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, और इस तरह के सिर्फ 3 ही प्रजाति हैं जो एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर में मिलता है, उसमें ओल्डेस्ट गंगा डॉल्फिन है। तो मित्रों, ये हमारी जर्नी रही है डॉल्फिन के साथ में। और डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा कब मिलती है? 92 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है। उस कॉन्फ्रेंस में प्लानिंग कमीशन के मेंबर सैयद जहूर कासिम, जो कि फर्स्ट एंटार्क्टिका एक्सपेडिशन के लीडर थे, भारत सरकार में फाउंडर सेक्रेटरी थे कई मंत्रालय के, वो हमारे लेबोरेटरी में आते रहते थे डॉल्फिन के बारे में जानने के लिए भी। तो उन्होंने पहली बार उस कॉन्फ्रेंस में लोगों को परिचय दिया कि मीट आवर डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। और 92 से मीडिया वालों ने इस चीज़ को पकड़ा, तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से फिर मैं जाना गया। लेकिन प्यार से मुझे आज के राष्ट्रपति, पहले के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी लोग डॉल्फिन सिन्हा के नाम से जानते हैं। शायद मेरा ओरिजिनल नाम बहुत कम लोगों को पता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मौका दिया मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद।